नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपन आज से प्रारंभ करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें अपन पूरी व्याकरण, कौन सी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज से अपन की पहली कक्षा प्रारंभ हो रही है। तो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वो समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करते हुए अपनी कृपा बनाए रखें, और माँ सरस्वती का भी आह्वान करते हैं कि वो मुझ पर और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज से ही दोस्तों अपन कक्षा को प्रारंभ करते हैं और ये कक्षा लगातार आपको मिलती रहेगी। और इस कक्षा में अपन व्याकरण के संपूर्ण अध्ययन को बहुत विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। मेरे से जितना हो सकेगा उतना अपन बहुत आराम से देखते हुए चलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपन आज से ही व्याकरण से। देखो, चलो तो प्रारंभ करते हैं अपन व्याकरण से। व्याकरण व्याकरण शब्द पर अपन बात करते हैं कि यार व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या हो सकता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करें अपन व्याकरण से तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होगा। तो हमने कहा विधन आधन करण। क्या कहा अपन ने कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। यदि दोस्तों इसी चीज को अपन बात करें संस्कृत में तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वि उपसर्ग, देखो क्या कह सकते हैं, वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय के योग से भी इसका निर्माण होता है। चूंकि अपन बात ही हिंदी में कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। यदि आगे बढ़े और हम कहें कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति या यूं कहें अच्छी प्रकार से समझना, अच्छी प्रकार से समझना या फिर जानना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। क्या काम ने कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि भली भांति या यूं कहे अच्छी प्रकार से समझना या जानना क्या कहलाता है, व्याकरण। मतलब जो हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्रदान करे वो क्या कहलाएगा, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे हमने कहा ये क्या है, तो हमने कहा ये वस्तु है, और वस्तु होने की वजह से क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव है उन सब का एक नाम है और वो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन इस चीज की जानकारी अपन को किसने प्रदान की, व्याकरण ने प्रदान की। जैसे मैं आपसे कहूं प्यार, अब क्या प्यार दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता, लेकिन करते तो है ना, करते हैं बिल्कुल। लेकिन हम यूं कहते हैं उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम सामने वाले को देख रहे हैं, सामने वाला हमको देख रहा है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों के बीच जो हो रहा है उसे केवल क्या कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। और इस संसार में जो भी महसूस करने योग्य है वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्यार एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब क्या है, इस चीज का अपन को पता चला किसकी वजह से, व्याकरण की वजह से। सोचो, यदि व्याकरण अपनी जिंदगी में नहीं आया हुआ होता तो अपनी जिंदगी या अपना जीवन जो इतना रंगारंग है, बताओ क्या होता, क्या नहीं ना। तो फिर हम क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों से जो हमें भली भांति रूप से अवगत करवाया वह किसने अवगत करवाया, व्याकरण ने करवाया। तो फिर अपन बात करते हैं कि यार वास्तविक रूप में व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा पर अपन गौर फरमाते हैं। देखो दोस्तों, तुम क्या कह रहे हैं इसके बारे में परिभाषा के रूप में कि एक ऐसा ग्रंथ, क्या कहा हमने, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ। अब इसे देखो, ग्रंथी क्यों कहें, हम तो और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम इसे पुस्तक भी कह सकते हैं। देखो हम इसे क्या कह सकते हैं,
हम इसे विधा भी कह सकते हैं, विधा। और क्या कह सकते हैं, तो हम इसे कृति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कृति। हम इसे क्या कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं। ये देखो इतने सारे नाम दिए हम इसे। क्या कहा कि एक ऐसा ग्रंथ, मतलब पुस्तक, विधा, कृति या रचना, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, देखो क्या कहा, किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, कोमा शुद्ध लेखन तथा, क्या कहा हमने, तथा शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, क्या कहा हमने, शुद्ध प्रयोग। देखो हमने कहा शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं, क्या कहा हमने दोस्तों कि एक ऐसा ग्रंथ, क्या कहा, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें किसी भाषा के किसका, शुद्ध उच्चारण का, देखो हमने क्या कहा, किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो हमने कहा उसे व्याकरण के नाम से जाना जाता है। कितनी सीधी परिभाषा है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण का, या बात करें शुद्ध लेखन का, या बात करें शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान प्रदान करता है, उसे अपन किस नाम से जानेंगे, व्याकरण के नाम से जानते हैं। ये अपन ने किसके बारे में जाना दोस्तों, व्याकरण के बारे में जाना। हमने क्या कहा कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है, क्या, विधन आधन करण, और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति या अच्छी प्रकार से समझना या फिर जानना, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। परिभाषा के रूप में बांधना चाहें तो क्या बोलेंगे कि एक ऐसा ग्रंथ जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने बात की व्याकरण की परिभाषा की, लेकिन दोस्तों हम यूँ कहते हैं कि ये व्याकरण जो है, इसके 3 प्रमुख अंग, तत्व या विभाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रमुख अंग, तत्व या विभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं अपन। देखो तुमने क्या कहा कि व्याकरण के, क्या कहा हमने कि व्याकरण के व्याकरण के 3 प्रमुख अंग कह सकते हो आप, इन्हें आप तत्व भी कह सकते हो, इन्हें आप विभाग भी कह सकते हो। विभाग होते हैं व्याकरण के 3 प्रमुख अंग, तत्व या विभाग हैं। कौन कौन से, तुमने क्या कहा, नंबर 1 पर बात की वर्ण विचार, या जिन्हें अपन वर्ण कह सकते हैं। दूसरा जो अपन के पास में आता है वो क्या है, शब्द विचार, और तीसरा जो अपने पास में आता है वो क्या है, वाक्य विचार। वाक्य विचार। तुमने क्या कहा कि व्याकरण के 3 अंग, 3 तत्व या 3 विभाग होते हैं। इसे भाषा के अंग भी कह सकते हैं अपन। तुमने क्या कहा कि व्याकरण के 3 प्रमुख अंग, तत्व या क्या होते हैं, विभाग। कौन कौन से, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों में यदि बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, वर्ण विचार है, और बड़े की बात की जाए तो कौन सा है, वाक्य विचार है। लेकिन हम यूं कहते हैं कि व्याकरण जो है वह किसी न किसी भाषा का होता है, ये तो पक्का है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि गणित का व्याकरण है, क्या एसएसटी का व्याकरण है, कभी सुना? विज्ञान का व्याकरण है, जिसे अपन शुद्ध रूप में बोलेंगे विज्ञान का व्याकरण है, कभी सुना नहीं ना। लेकिन एक चीज जरूर सुनी होगी कि प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण तो होता है। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण एक संगठन या समूह है। व्याकरण क्या है, एक संगठन और समूह है नियमों का।
तो हम यूं कहते हैं कि व्याकरण के 3 अंग 3 तत्व या विभाग होते हैं, लेकिन व्याकरण जो है वह किसी न किसी भाषा का होता है। तो हम यूं कहते हैं दोस्तों कि प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? 3 रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं दोस्तों? 3। लेकिन मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? 2। तो हमने क्या कहा कि प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्या कह रहे हैं हम? देखो हमने क्या कहा कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं। क्या कहा हमने? प्रयोग के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? तो हमने कहा मौखिक, क्या कहा? मौखिक। दूसरा क्या कहा? लिखित। और तीसरा क्या कहा? सांकेतिक। देखो मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3 रूप। हमने कहा कि प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से कितने रूप माने जाते हैं? 2 ही माने जाते हैं। मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं? 2। एक होता है कौन सा? मौखिक, और एक होता है दूसरा कौन सा? लिखित। देखो जब पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर कितने, तो 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं दोस्तों? 2 ही माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों? मौखिक किससे कहते हैं? मौखिक का सीधा संबंध किससे? अपने मुंह से है। मतलब हम यूं कह रहे हैं मौखिक का सीधा संबंध किससे? मुख से है। और लिखित का सीधा संबंध किससे? लिखने से है। ये देखो किससे? लिखने से। और सांकेतिक का सीधा संबंध किससे? संकेतों से है। किससे? संकेतों, जिन्हें आप क्या कह सकते हो? इशारे भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इशारे से। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य अपने जो मन के विचार हैं, मनुष्य अपने मन के विचारों को जब इस मुंह के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है, तो यह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप। मनुष्य जब अपने मन के विचारों को मुंह के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है, तो यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। राइट ना? लेकिन यदि अपन आगे बढ़े और बात करें लिखित की, तो हम क्या कहते हैं? यदि इसी मौखिक रूप को, जो अपन बोल रहे हैं, यदि इसी मौखिक रूप को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तो फिर ये कौन सा बन जाता है? लिखित रूप बन जाता है। कौन सा बन जाता है? लिखित रूप, जो लिखने से संबंधित है। लेकिन जब इन दोनों को छोड़ दिया जाए, अर्थात यूं कहा जाए न मौखिक माध्यम और न ही लिखित माध्यम, बल्कि संकेत या इशारों के माध्यम से जब सामने वाले व्यक्ति को भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो बताओ वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? सांकेतिक रूप कहलाता है। राइट ना? मतलब यदि अपन इन तीनों पर चर्चा करें और ये कहें कि इन तीनों में से सबसे सीधा रूप कौन सा है, तो सीधी सी बात है मौखिक रूप है। क्यों है भाई? जैसा मन में आया, जब मन में आया, जो मन में आया, वह मुख के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा दिया, तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक रूप कहलाएगा। पक्का ना? लेकिन यदि अपन बात करते हैं सबसे कठिन रूप की, तो फिर सबसे कठिन रूप कौन सा माना जाता है? सांकेतिक। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी सांकेतिक कैसे है? अरे बिल्कुल है, सांकेतिक सबसे कठिन रूप। क्यों? क्योंकि जो इशारे अपन सामने वाले की तरफ करते हैं, जो संकेत अपन सामने वाले की तरफ करते हैं, ये तो पक्का नहीं है ना वो अभी वही अर्थ लगाए जो आप अर्थ लगाकर संकेत कर रहे हैं। यदि सोचो मैं आपकी तरफ कोई इशारा कर रहा हूं, लेकिन उस इशारे का अर्थ आपने वैसा नहीं लगाया जो मेरे मन में चल रहा है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी ना। सीधी सी बात है। हम क्या कह रहे हैं दोस्तों कि सबसे कठिन रूप कौन सा माना गया है? सांकेतिक रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि जो इशारा सामने वाले की तरफ किया जाता है, यदि उस इशारे का, उस संकेत का अर्थ गलत ले लिया जाता है, तो लोगों के जूते खाने तक की नौबत आ जाती है। ये तो आपको भी पता है, बहुत सारे इशारे तो आपने भी किए होंगे, कभी कभी उन इशारों का अर्थ भी गलत ले लिया होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे सीधा रूप कौन सा माना गया है? मौखिक। और सबसे कठिन रूप कौन सा माना गया है? सांकेतिक। लेकिन दोस्तों यदि अपन बात करते हैं भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? तो हमने क्या कहा? एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। ये देखो, अब यदि बात करें मौखिक रूप की और लिखित की, तो हम यूं कहते हैं क्या कि ये मौखिक जो भाषा है, इसका सबसे छोटा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? ध्वनि। देखो समझना,
ये मौखिक जो है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। देखो दो चीजें सामने आई अपने, क्या कह रहे हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो दो चीजें क्लियर हो गई है। और अपने पास दो डायग्राम आए हैं दोस्तों। एक तो क्या है? व्याकरण या भाषा के अंगों का, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। और एक क्या आया है अपने पास? भाषा के रूपों का, जिसमें मुख्य रूप से कितने रूप माने जाते हैं? दो। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। और हमने इसी आधार पर कहा क्या कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अब दोस्तों अपने पास जब दो डायग्राम हैं, कौन कौन से? एक तो क्या है? भाषा के रूपों का, और एक क्या है? व्याकरण के अंगों का। तो इनसे अपन कुछ बेसिक प्रश्न जो बनते हैं छोटे छोटे, उन बेसिक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन व्याकरण का जो पहला टाइटल है, कौन सा? वर्ण विचार, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलें दोस्तों, देखो चलते हैं अपन आगे और हम बात करते हैं यहां से कुछ बेसिक प्रश्न जो बनते हैं, इन प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर बात करें तो हम यूं कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लेकिन कौन सी मौखिक इकाई? देखो सबसे बड़ी बात ये, भाषा की सबसे छोटी लेकिन कौन सी मौखिक इकाई। तो आंसर क्या होगा? तो हमने कहा ध्वनि होगा साहब। क्या हो जाएगा? ध्वनि। देखो क्या हो जाएगा? ध्वनि। ध्वनि। दूसरे पर चलें तो हम यूं कहेंगे नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी। देखो क्या पूछा? सबसे छोटी लेकिन कौन सी है? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लेकिन कौन सी? लिखित इकाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। देखो दोनों में क्या अंतर है उस पर बात करनी है अपन को। जब वो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी लेकिन कौन सी इकाई? मौखिक इकाई, तो आंसर क्या हुआ? ध्वनि। लेकिन जब वो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेकिन कौन सी? लिखित, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब मौखिक पूछे तो क्या लगाना है? ध्वनि। और जब लिखित पूछे तो क्या लगाना है? वर्ण। लेकिन यदि मान लो ऐसा नहीं पूछ कर सीधा सीधा पूछे आपसे क्या, देखो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो न तो अब उसने मौखिक पूछा है न लिखित पूछा है, बल्कि सीधा पूछा। इसका मतलब अब अपना प्रश्न व्याकरण का जो अंग है उस डायग्राम से निकलेगा और अपना सीधा सीधा प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा क्या? वर्ण हो जाएगा। बात को समझना। क्या कहा? क्यों? क्योंकि हमने कहा था व्याकरण भाषा के 3 अंग। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। और इन तीनों में सबसे छोटा किसे माना गया था? वर्ण को माना गया था। इस वजह से अपना जो प्रश्न है उसका आंसर सीधा क्या हो गया दोस्तों? वर्ण हो गया। आ रहा है समझ में? आगे चर्चा करते हैं। देखो नंबर 4 प्रश्न क्या कहता है कि भाषा की अर्थ के आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर पूछा दोस्तों? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। सबसे बड़ी बात तो क्या है? ये देखो, ये अर्थ के आधार पर पूछा है। किसके आधार पर पूछा? अर्थ के आधार पर। क्यों? क्योंकि वर्णों का तो कोई अर्थ होता नहीं है दोस्तों। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो फिर बात करें अर्थ किसका होगा? शब्द का होगा। तो फिर देख लो, हमने कहा भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो आंसर अपना क्या होगा? शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्द हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है यहां से, और वो प्रश्न क्या है दोस्तों कि भाषा की अर्थ के आधार पर। देखो पूछा तो यहां भी यही है कि अर्थ के आधार पर। देखो ध्यान देना, भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे लेकिन कौन सी पूछ लिया? अब बड़ी इकाई पूछ लिया। देखो दोस्तों क्या पूछा है? भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी बात, लेकिन बात क्या है? किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। यहां भी ध्यान देना है। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? हम यूं कह रहे हैं कि ये जो वर्ण है, ये जो शब्द है और ये जो वाक्य है,
ये व्याकरण के जो 3 अंग थे, हमने क्या कहा था, ये वर्ण जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बताओ होता है क्या? नहीं होता ना। तो यदि अपन बात करें कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं है लेकिन पक्का शब्द का तो अर्थ होता है ना। अब यदि मान लो शब्द का अर्थ होता है तो शब्द की वजह से ही किसका निर्माण होता है दोस्तों? वाक्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वाक्य का। तो फिर एक चीज तो फाइनल हो जाती है कि यदि वर्ण नहीं है आंसर तो फिर ये दोनों में से एक होगा, लेकिन इन दोनों में से छोटा कौन है? शब्द, और बड़ा कौन है? वाक्य। क्यों? क्योंकि जब शब्द का अर्थ हो सकता है तो शब्द से ही तो किसका निर्माण होता है? वाक्य का। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों आपके, क्या कि भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है, तो भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाक्य। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो थोड़ी सी चर्चा अपन और आगे करते हैं। ये देखो और आगे देख लेते हैं अपन थोड़ी सी चर्चा पर, और अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है अपना नंबर 6 पर। ये देखो, भाषा की भाव या भावार्थ, सीधा मतलब व्याख्या से लिया गया है दोस्तों। भावार्थ के आधार पर, के आधार पर सबसे छोटी, ये देखो क्या कहा? सबसे छोटी, या फिर हम क्या कह रहे हैं? सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई। सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य होगा दोस्तों। अब यहां समझने लायक बात है, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? देखो, हमने यूं कहा है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, मतलब सीधा आप तो ये समझो भावार्थ के आधार पर। भावार्थ का मतलब क्या है? व्याख्या करना। आपने भी की होगी व्याख्या, और यदि आपने दोस्तों व्याख्या की है तो आपको पता है व्याख्या किसकी होती है? या तो गद्य की होती है या फिर पद्य की होती है। गद्य में क्या आते हैं? तो हमने कहा निबंध आते हैं, रिपोर्ट आ जाता है, संस्मरण आता है, यात्रा वृत्तांत आता है, कोई रचना आती है, कोई कहानी आती है, यही आते हैं। लेकिन ये सब जो भी होते हैं ये वाक्यों से बंद करके ही तो आते हैं, और वाक्य की क्या होती है? व्याख्या। मतलब फाइनल वाक्य की होगी। पद्य की बात करेंगे तो हम कहेंगे कोई गजल है, कोई शेर है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है ना। ये सब भी जो होते हैं वाक्य रूप में ही होते हैं। तो एक चीज तो फाइनल है मेरे मित्रों कि व्याख्या जो होती है वो किसकी होती है? केवल और केवल वाक्य की ही होती है। लेकिन समझने लायक बात क्या है? उसने ये तक कह दिया है कि भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी, लेकिन अगले ही पल क्या बोला है उसने? सबसे बड़ी भी बोला है। इसका मतलब क्या है? ये वाक्य जो है इसके घर में सबसे छोटा भी यही है, वाक्य जो है इसके घर में सबसे छोटा भी यही है, और वाक्य जो है सबसे बड़ा भी है। लेकिन किसके आधार पर है? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो किसके आधार पर है? भाव या भावार्थ के आधार पर। तो हमने क्या कहा कि भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई जब पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वाक्य होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? ये अभी तक अपन ने क्या देखा दोस्तों? ये बेसिक देखा है अपन ने व्याकरण का। अब अपन जब पढ़ने की और कदम बढ़ाने लगेंगे, व्याकरण के अंगों की तरफ कदम बढ़ाने लगेंगे, तो सबसे पहला जो अपना टाइटल आता है वो कौन सा आता है? वर्ण विचार आता है। कौन सा आता है? वर्ण विचार। क्योंकि हमने कहा था दोस्तों कि व्याकरण के 3 प्रमुख अंग, तत्व या विभाग माने जाते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले किस पर? वर्ण विचार पर। और ये जो वर्ण विचार है मेरे मित्रों, इस वर्ण विचार में अपन 4 चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली चीज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? देखो वर्णमाला पढ़ेंगे, राइट ना। दूसरी चीज जो है वो पढ़ेंगे अपन क्या? वर्ण। तीसरी चीज जो पढ़ने वाले हैं अपन वर्ण विचार में वो है वर्ण विश्लेषण। और चौथी चीज जो है मेरे मित्रों वो क्या आ जाएगी अपने पास में? हिंदी शब्दकोश, कि किस प्रकार हिंदी शब्दकोश को देखा जाता है। तो हिंदी शब्दकोश के उपयोग व पद्धतियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। तो चलते हैं अपन सबसे पहले व्याकरण के पहले अंग पर, जिसका नाम क्या है? वर्ण विचार। देखो चलते हैं दोस्तों। तो पहला टाइटल अपना आता है क्या? वर्ण विचार। ये देखो वर्ण विचार, विचार करना है अपन को, लेकिन किस पर विचार करना है? वर्णों पर विचार करना है, राइट। अब परिभाषा के रूप में कहें कि यार वर्ण विचार की परिभाषा हो सकती है? हाँ हो सकती है। अब कैसे? कि जो व्याकरण की परिभाषा थी मेरे मित्रों वही परिभाषा इसकी है।
अब व्याकरण की क्या परिभाषा थी? हमने कहा था, क्या कहा था कि एक ऐसा ग्रंथ जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। राइट ना? हम उसी परिभाषा को आधार मान करके यहाँ पर भी वही चर्चा करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं कि व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें, क्या कहा कि व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, वर्णों के शुद्ध लेखन का तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। बताओ कितनी सीधी परिभाषा है रे भाई। चलो लिख लेते हैं एक बार। देखो परिभाषा के रूप में अपन बात करें कि वर्ण विचार की क्या परिभाषा है, तो देखो समझना, हमने कहा कि व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु, व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, देखो क्या कहा, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण कोमा शुद्ध लेखन, क्या कहा, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे मित्रों? वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहा हमने कि व्याकरण का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, वर्णों के शुद्ध लेखन का तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। बताओ कितनी सीधी परिभाषा है। अब अपन बात करें कि यदि इस वर्ण विचार में चर्चा करें तो अपन 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन से? तो हम ये कहते हैं कि एक पर तो अपन बात करेंगे वर्णमाला पर, देखो वर्णमाला, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे वो किस पर चर्चा करेंगे? वर्ण पर। फिर आगे जो चर्चा करेंगे वो किस पर चर्चा करेंगे? वर्ण विश्लेषण पर, वर्ण विश्लेषण पर। और फिर एक जो चर्चा करेंगे अपन वो साथ ही के साथ यही हिंदी शब्दकोश पर, ताकि ये भी यहीं का यहीं हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश पर। तो इन 4 चीजों पर अपन चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 1 वर्ण विचार में। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? वर्णमाला की। देखो वर्णमाला, तो चलते हैं अपन आगे और बात करेंगे अपन किस पर? वर्णमाला पर। ये इसका जो नंबर 1 भाग था, वर्णमाला। वर्णमाला देखो, अब वर्णमाला की यदि बात करें अपन, ये वर्णमाला की, तो हम कहेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं? वैसे तो वैसे ही पता लग रहा है कि वर्णों की माला है, लेकिन माला का भी एक क्रम होता है और व्यवस्थित क्रम होता है दोस्तों। अब परिभाषा के रूप में कहें कि यार वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था की गई है जहां समूह तो होंगे लेकिन समूह भी कैसा होगा? क्रमबद्ध होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। राइट ना? पहले परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम देखो क्या कहते हैं इसकी परिभाषा के रूप में कि वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहा अपन ने कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहा? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्यवस्थित भी होना चाहिए,
पहली बात, और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। यदि ऐसा कोई समूह होगा तो किस नाम से जाना जाएगा? वर्णमाला के नाम से जाना जाएगा। मेन बात यही है। तो ध्यान दें दोस्तों, क्या कहा हमने कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही किस नाम से जानते हैं अपन? वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो फिर बात आती है मेरे मित्रों कि यार हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल मूल वर्णों की संख्या तो कितनी है और कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो हम यूँ कहते हैं मेरे मित्रों कि हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो 52 है, लेकिन कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 44 मानी जाती है। अब कौन कौन से हैं इनको एक बार देख लेते हैं। बाकी पार्ट नंबर 2 जो अपन पढ़ेंगे वर्ण, उसमें तो अपन को सब कुछ विस्तार से पढ़ना ही है। तो देखो देखते हैं कौन कौन से। सुने, हमने कहा कि सबसे पहले तो क्या आते हैं? स्वर आते हैं। कौन कौन से? तो देखो हमने कहा अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये देखो क्या कहा हमने कहा, ये तो स्वर है और स्वरों की संख्या कितनी? 11। इसके बाद में आते हैं व्यंजन, लेकिन व्यंजनों की भी एक कंडीशन है, वो क्रम से आएंगे। और क्रम क्या है? सबसे पहले आ जाएंगे अपने पास में स्पर्श व्यंजन। तो देखो हमने क्या कहा, कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ङ। ये देखो। फिर इसके बाद में हमने कहा च, छ, ज, झ, ञ। ये देखो। फिर इसके बाद में हमने कहा त, ठ, ड, ढ, और हमने कहा ण। फिर हमने कहा त, थ, द, ध, न। फिर हमने कहा प, फ, ब, भ और म। यहां तक कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद में भी यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो हम क्या कहते हैं कि 4 होते हैं अपने पास अंतस्थ और 4 क्या होते हैं? उष्म। देखो अब कौन कौन से? तो हमने कहा अंतस्थ य, र, ल और व। ये देखो, ये र, ल और ये व। और 4 क्या होते हैं? उष्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तुमने क्या कहा? स स स ह, स स स ह। ये देखो, स स स और ये ह, ये होते हैं। तो 4 अंतस्थ हो गए, 4 उष्म हो गए। यहां तक यदि अपन बात कर लें, तो यहां तक यदि संख्या की बात करते हैं अपन, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 44। देखो 11 तो क्या हो जाते हैं अपने स्वर, और 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 उष्म। यहां तक की जो इनकी संख्या बैठती है वो कितनी बैठती है दोस्तों? 44। और इसी आधार पर हम यूं कहते हैं कि कुल मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए, कुल मूल वर्ण, तो उनकी संख्या कितनी मान ली जाती है? 44 मान ली जाती है। लेकिन इसके अलावा भी तो वर्ण हैं हिंदी में। कौन कौन से? तो उन पर गौर फरमाते हैं। देखो अब, और हम यूं कह रहे हैं क्या कि इनके अलावा हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संयुक्त व्यंजनों पर। कौन कौन से? क्ष, क्ष, त्र, ज और स्र। क्ष, त्र, ज और स्र। और आगे चर्चा करें तो हम यूं कह सकते हैं, और कौन से हैं? तो हमने कहा 2 होते हैं, ड और अड, जिन्हें आप क्या कहते हो? अयोग, सॉरी ताड़न जात कहते हो। क्या कहते हो? ताड़न जात, जिन्हें अपन उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं, द्विगुणी भी कह सकते हैं, नव विकसित भी कह सकते हैं, फेंके हुए भी कह सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो बचते हैं, कौन से? तुम क्या कह रहे हैं? इसके बाद में जो बचते हैं वह है अयोग वाह। कौन कौन से? अयोग वाह। देखो, अंग और अह। अब देखो, यदि इनकी टोटल संख्या कर ली जाती है तो इनकी टोटल संख्या जो है वो बैठती है कितनी? 52 बैठती है। कितनी बैठती है?
52। क्यों? क्योंकि 44 तो है ही सही, और 4 ये आगे, 2 ये आगे, 2 ये आगे, तो 4 2 6 2 8, तो 44 में जब 8 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 52। तो हमने क्या कहा? कुल वर्ण कितने हैं? तो हमने कह दिया 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाती है? 52 आ जाती है। तो 2 प्रश्न हैं। जब पूछता है कुल मूल वर्णों की संख्या तो 44। अब बात है कुल मूल वर्णों में कौन कौन आते हैं? तो हमने कह दिया 11 स्वर आते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म आते हैं, राइट। और आगे बढ़े तो फिर इसके अलावा बात करें कि कुल वर्णों में कौन कौन, तो इनको छोड़कर 4 आ जाते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। 2 आ जाते हैं क्या? उत्क्षिप्त। और ये 2 आ जाते हैं क्या? अयोग वाह। इस प्रकार इनकी कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। हालांकि इन सबको मैं विस्तार से अलग अलग पढ़ाऊंगा आपको, इस वजह से अपन यहाँ ज्यादा गौर नहीं कर रहे, क्योंकि इनके बारे में एक एक के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चले दोस्तों आगे, ये अपन ने वर्णमाला के बारे में जाना, और क्या कहा अपन ने कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। और हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 है, और कुल मूल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाती है मेरे दोस्तों? 44 हो जाती है। और कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। चले दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ने बात की वर्णमाला पर। अब अपन पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे वर्ण पर, कि यार वर्ण किसे कहते हैं। तो अपना मेन टाइटल जो आने वाला है वो कहां से स्टार्ट होगा? वर्ण से। तो चलो अगला टाइटल है अपना वर्ण, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये वर्ण, ये देखो, ये अपने पास में आ गया क्या? वर्ण। अब देखो वर्ण की यदि अपन बात करें तो हम यूं कहते हैं कि यार वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं ऐसा कहते हैं वर्ण के बारे में कि ये वर्ण जो है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या कहलाती है? वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर अपन घुमा फिरा के बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, राइट ना। देखो हमने क्या कहा इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी परिभाषा, और हम कह रहे हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहा अपन ने कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहा अपन ने? देखो कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? अपन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन वर्ण कहते हैं। अब है तो अपन ने कह दिया कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन हम यूं बात करें कि सीधी तो बात तो वही है ना दोस्तों कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, राइट ना। लेकिन अपन अगर बात करते हैं कि ये वर्ण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये वर्ण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो तो हमने क्या कहा? 2 प्रकार जो है ये 2 प्रकार, एक क्या है अपने पास में? स्वर, और एक क्या है अपने पास में? व्यंजन। ये देखो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो क्या है? स्वर, और एक क्या है? व्यंजन। अब बात आती है कि यार स्वरों की संख्या कितनी है? तुमने कहा कि 11 है। कितनी है? 11। और व्यंजनों की बात की जाए तो कितनी है? 33। और इसी आधार पर अपन कहते हैं दोस्तों कि ये 11 + 33 बराबर कितने हो जाते हैं? 44। और इसी आधार पर हमने कहा कि कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 44 है। तो इनमें कौन कौन आते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन आ जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं स्वर की कि यार स्वर किसे कहा जाता है वास्तविक रूप में, कि यार स्वर कहते किसे हैं? तुमने कहा स्वर किसे कहते हैं? हमने कहा है कि स्वरों के बारे में वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। एक शब्द आया अपने पास में, मुख विवर। देखो क्या कहा? मुख विवर। और ये विवर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? गुफा।
इसका मतलब अपना मुंह जो है वो किसके समान बताया है, गुफा के समान बताया। किसके समान बताया है, गुफा के समान। और हमने क्या कहा कि वे वर्ण जो मुख विवर से अर्थात मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जबकि वे वर्ण जो मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो फिर एक चीज और देखने को मिलती है कि यार इनकी कुछ विशेषताएं हैं क्या, बिल्कुल है। हमने क्या कहा है कि यह स्वर जो है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। क्या बताओ, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिल्कुल बोले जाते हैं साहब। क्या व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते। तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से, राइट ना। और आगे बढ़े तो हम क्या कहते हैं कि स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। मतलब स्वरों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता साहब। लेकिन क्या व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। इनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब स्वरों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। देखो क्या कहा हमने कि स्वरों के उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है। बताओ करना पड़ता है क्या, बिल्कुल करना पड़ता है। हमने क्या कहा है स्वरों के बारे में कि स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार का कोई संघर्ष होता है क्या, तो हमने कहा नहीं होता। लेकिन क्या व्यंजनों के उच्चारण में होता है, बिल्कुल होता है। देखो सिद्धांतिक प्रश्न यहीं से बनते हैं मेरे मित्रों। और हमने कहा स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वरों के उच्चारण में क्या किसी की सहायता ली जाती है, नहीं ली जाती साहब, कतई नहीं ली जाती। हमने कहा व्यंजनों के उच्चारण में किसी की सहायता ली जाती है क्या, बिल्कुल ली जाती है साहब, ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, स्वरों की। तो हमने इनकी बेसिक सी विशेषता भी देख ली साथ के साथ ही। जबकि अपन जब इन्हें पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं कि स्वर वे वर्ण जो मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर। और वे वर्ण जो मुख रूपी गुफा से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अपितु स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। विशेषताओं के बारे में हमने क्या कहा मेरे दोस्तों कि स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिल्कुल बोले जाते हैं। हमने कहा व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या, नहीं बोले जाते साहब, कतई नहीं बोले जाते। फिर हमने कहा स्वरों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता, कतई नहीं करना पड़ता भाई। जबकि हमने क्या कहा व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष बिल्कुल करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। फिर हमने क्या कहा स्वरों के उच्चारण में किसी की सहायता ली जाती है क्या, नहीं ली जाती साहब, नहीं ली जाती, कतई नहीं ली जाती। जबकि व्यंजनों के उच्चारण में सहायता बिल्कुल ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। किसकी, स्वरों की। और हमने क्या कहा है स्वर जो है वह निर्बाध उच्चरित होते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वर जो है वो कैसे उच्चरित होते हैं, निर्बाध उच्चरित होते हैं। कैसे उच्चरित होते हैं, निर्बाध उच्चरित होते हैं। ये देखो निर्बाध उच्चरित होते हैं। निर्बाध उच्चरित का मतलब, निर्बाध उच्चरित का मतलब क्या हुआ, निर्बाध उच्चरित, इसका मतलब बिना किसी बाधा के उच्चरित होते हैं। जबकि व्यंजन जो है वो बाधा सहित मतलब सबाधा उच्चरित होते हैं, सबाधा उच्चरित होते हैं, सबाधा उच्चरित होते हैं। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में बाधा का सामना करना पड़ता है, जबकि स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। ये हमने किसके बारे में जाना, स्वर और व्यंजनों की विशेषताओं के बारे में जाना है। अब अपन जब बात करेंगे सबसे पहले, तो अपन सबसे पहले किस पर चर्चा करेंगे, स्वरों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, स्वरों पर। तो चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं अपन किसकी, स्वरों की। देखो तो अपना पहला जो टाइटल आ रहा है वो क्या है अपने पास में, स्वर। ये देखो क्या है अपने पास में, स्वर। अब इस पर बात करें स्वर की। अंग्रेजी में जिसे आप क्या बोलते हो, वाउल्स बोलते हो। संस्कृत में जिसे आप क्या कहते हो, अच कहते हो। उन पर ही अपन चर्चा कर रहे हैं। और हम कहते हैं परिभाषा के रूप में क्या कि स्वर किसे कहते हैं। तुमने कहा वे वर्ण जो मुख विवर से, सबसे पहली बात अपना मुख किसके समान है, गुफा के समान। तुमने कहा वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, राइट ना। पहले इस परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे अपन। देखो परिभाषा के रूप में बांधना चाहें अपन इसे, तो अपन कह सकते हैं क्या कि
वे वर्ण जो मुख विवर्सें, वे वर्ण जो मुख विवर्सें स्वतंत्र रूप से, वे वर्ण जो मुख विवर्सें स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या काम है कि वे वर्ण जो मुख्य विवर्सें स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो फिर यहां से प्रश्नों की बरसात होने लगती है अपने ऊपर एकदम से। कैसे बरसात होती है? तो सुने, हमने कहा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने एक झटके में कहा 11 है। क्या कहा? 11 है। लेकिन यदि हम कहें कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कह देंगे दोस्तों 10 ही है। क्यों? क्योंकि अ के नाम की मात्रा नहीं लगती। तो फिर क्या लगती है? तुमने कहा सिरोरेखा लगती है। क्या लगती है? सिरोरेखा। अब सिरोरेखा क्या होती है? तो हमने कहा सिर पर लगने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा कहलाती है। सही ना? और आगे बढ़े तो हम यूं कह देते हैं कि अ हिंदी का एकमात्र ऐसा स्वर है जिसके नाम की मात्रा नहीं, केवल क्या लगती है? सिरोरेखा लगती है। क्यों? क्योंकि अ को एक क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। जब अपन अपने ओष्ठाकृति की बात करेंगे तब चर्चा करेंगे कि जब अ का उच्चारण किया जाता है तो मेरे मित्रों ये अपने जो होठ है ये होठ उदासीन हो जाते हैं और इसी कारण अ को एक क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। चूंकि बात को छोड़ते हैं और आते हैं अपने टाइटल पर, और हम यूं कह रहे हैं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो हमने कहा 11 है। कौन कौन से? तो देखना स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कहा 11। कौन कौन से? तो हमने लिखा है देखो अ आ ई उ री ए आई ओ और औ। तो हमने कहा स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कह दिया क्या? 11 है। कितनी है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। जबकि मात्राओं के आधार पर कितनी मानी जाती है, तो हमने यहां भी कह दिया कितनी है? 10 है। जबकि मात्राओं के आधार पर कितनी मानी जाती है? 10। क्यों? क्योंकि ये अ जो है इसके नाम की मात्रा नहीं लगती। तो क्या लगती है? तुमने कहा सिरोरेखा लगती। क्या लगती है? सिरोरेखा। इसे किस नाम से जानेंगे अपन? इसे अपन कहते हैं क्या? सिरोरेखा। सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या होती है? तो हमने कहा सिर पर लगने वाली रेखा सिरोरेखा कहलाती है। और ये सिरह धन रेखा शब्द से बना है। किससे बना है? सिरह। देखो सिरह धन रेखा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसके योग से शब्द क्या बन गया? सिरोरेखा। अर्थात सिर पर लगने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा, जिसे अपन हाड़ूती में क्या बोलते हैं? माता बांधना। इस पर चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना? तो देखो हमने क्या कहा है कि सिर पर लगने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा कहलाती है। तो हमने कहा कि अ के नाम की मात्रा नहीं लगती बल्कि क्या लगती है? सिरोरेखा लगती है। अब देखो ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। इस आधार पर हमने कहा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। क्यों? क्योंकि अ के नाम की मात्रा नहीं लगती, केवल क्या लगती है? सिरोरेखा लगती है। और हम अ के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये अ जो है ये कौन सा स्वर कहलाता है? उदासीन स्वर कहलाता है। कौन सा स्वर कहलाता है? उदासीन स्वर कहलाता है। कौन सा स्वर कहलाता है? उदासीन स्वर। कौन सा स्वर कहलाता है? उदासीन स्वर। अब बात आती है दोस्तों आगे की। हम यूं कहते हैं यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा दिया जाए, देखो समझना, ये क क्या लगा दिया जाए? हलंत, तो उसे क्या मानते हैं अपन? आधा मानते हैं। क्या मानते हैं? आधा। क्यों? क्योंकि आधे कौन होते हैं? व्यंजन। अपन मानते हैं आधे कौन होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन स्वरों के नाम की क्या लगाते हैं? मात्रा। और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 10 निर्धारित की गई है। इसी वजह से हम कह रहे हैं इस क को पकड़कर इन सबके नाम की क्या लगाएंगे? मात्रा लगाएंगे। इन सबके नाम की क्या लगाने वाले हैं अपन? मात्रा लगाने वाले हैं। तो देखो देखते हैं, हमने क को पकड़ा और इन सबके नाम की क्या लगा रहे हैं? सीधी मात्रा।
देखो ये क में अ मिला तो क पूरा हो गया, ये क, आ की लगी तो क्या हो गया का, ई की लगी तो क्या हो गया की, बड़े ई की लगी तो क्या हो गया की, ओ की लगी तो कु, बड़े ऊ की लगी तो कु, री की लगी तो क्री, ए की लगी तो के, आई की लगी तो कई, ओ की लगी तो कऊ, और सॉरी ओ की लगी तो देखो यहाँ पर ये ए की लगेगी ना, के कई को, ये देखो ये को, और ये औ की लगी तो कऊ। इस प्रकार हमने क्या कह दिया अभी तक मेरे मित्रों कि स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है 11, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी जाती है 10 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अ जो है इसके नाम की मात्रा नहीं लगती है, केवल क्या लगती है मित्रों, सिरोरेखा लगती है। क्या लगती है? सिरोरेखा। इसी आधार पर हमने कह दिया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है 11, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी मानी गई है 10 मानी गई। ये तो अपन ने स्वरों के बारे में सामान्य सी जानकारी देखी है, तो जो बच्चा पैदा होता है ना उसे भी पता है यार ये तो, इसका मतलब फिर आप में उसमें क्या अंतर रह गया? आपने 20-25 साल जो गवाए उसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि और चीजों के बारे में आपको बहुत जानकारी है, पता है मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी हम यूं कह रहे हैं इन स्वरों के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हैं, उन सब तथ्यों पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखो हमने अभी तक क्या कहा है कि स्वरों की कुल संख्या 11 है, जबकि मात्रा के आधार पर कितनी है 10, और हमने क्या कहा, हिंदी का एकमात्र ऐसा स्वर जिसके नाम की मात्रा नहीं केवल सिरोरेखा लगती है वो कौन सा है? अ, क्योंकि अ को अपन किस नाम से भी पुकारते हैं? उदासीन स्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं ना? तो अब आगे बढ़ते हैं और अपन चर्चा करेंगे स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखो हमने कहा स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य किससे संबंधित? स्वरों से संबंधित। ये देखो स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे दोस्तों देखो बात को। और अपना पहला ही प्रश्न जो यहां पर आता है वह आता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, नाम तो सुना ही होगा आपने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, क्या कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, तो हमने आंसर के रूप में क्या कह दिया, कितने हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 10। भाई साहब चक्कर पड़ गया है तुम्हारी कि अभी अभी तो पढ़ा था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कह दिया कि नहीं है 11, कितनी है? 10 है। तो फिर दिमाग खराब तो होना ही था। ऐसा कौन सा स्वर है जिन्हें ये नहीं मानते? तो हमने कहा ऐसा कौन सा स्वर है, तो हम यूं कह रहे हैं री, ये री को स्वर नहीं मानते भाई साहब। कौन? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बड़े खतरनाक आदमी है यार। तो हमने यूं कहा कि यार री को क्यों नहीं मानते, हमने इनसे पूछा कि भाई ऐसा इसने क्या बिगाड़ दिया आपका जो आप इसे स्वर नहीं मानते? तो इन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत सात्विक आदमी हूं। मैं नहीं, कौन? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। मैंने नहीं कहा, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं। बिल्कुल देखो समझना बात को कि मैं नहीं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, कि मैं यूं कह रहा हूं कि मैं बहुत सात्विक आदमी हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब अपने ही घर में व्यवस्था है तो दूसरों के घरों में क्यों ताकाजाकी करें। बात तो सही कह रहे हैं, अपना घर मतलब हिंदी, दूसरों का घर मतलब क्या है? संस्कृत, ऐसे समझो, है ना? तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये स्वर है। क्यों? क्योंकि अपने घर में व्यवस्था है। हमने कहा दिखाओ व्यवस्था, तो इन्होंने कहा ये र, और र में लगाओ ई की मात्रा, तो बराबर क्या बनेगा? री। तो यही तो उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण भी यही है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने खंडन कर दिया कि मैं नहीं मानता ये एक क्या है? स्वर है। इसी वजह से हमने कह दिया कि उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? बताओ कितनी मानी गई है मेरे मित्रों? 10 मानी गई है। और वो किसको स्वर नहीं मानते? तो हम क्या कह रहे हैं, वो किसको स्वर नहीं मानते? वो री को स्वर नहीं मानते। तो फिर एक प्रश्न और बन सकता है यहां से, कौन सा? कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हम कह सकते हैं बहुत आराम से, कितनी? 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर री तो काउंट करेंगे ही नहीं अपन, है ना? देखो यहां पर अपन री को काउंट तो करेंगे ही नहीं। देखो देखते हैं दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं अपन। देखो और दूसरा प्रश्न क्या है? देखो दूसरा प्रश्न है अपने पास में अपभ्रंश में, अपभ्रंश में
स्वरों की संख्या, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या। बात आ जाती है यार अपभ्रंश क्या है। तो हमने कहा अपभ्रंश एक भाषा है जिससे अपनी हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। जब अपन भाषा का टाइटल पढ़ेंगे दोस्तों तब वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा भाषा विज्ञान का एक कंप्लीट टाइटल है, वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यार भाषा का जन्म किससे हुआ है, उत्पत्ति किससे, कब कब हुई है, कौन कौन सी इसकी शाखा है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। तुमने यूँ कह दिया कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो फिर बात ये भी आ जाती है यार 8 है तो कौन कौन सी है, इनको ही दिखा दो। तुमने कहा बिल्कुल दिखाएंगे साहब, कौन कौन सी है। तुमने कहा देखो आ, ई, उ, ए और ओ, ये जो थे ये अपभ्रंश में 8 स्वर थे। तुमने क्या कहा, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8। कौन कौन से थे, तुमने कहा अ, आ, ई, उ, ए और ओ, राइट ना। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो अगला प्रश्न आता है अपने पास में अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश के बाद हिंदी में, अपभ्रंश के बाद हिंदी में जोड़े गए 2 नवीन स्वर, नवीन स्वर। संख्या थी कितनी, 2। ये देखो संख्या कितनी थी, 2। क्या कहा अपन ने, संख्या कितनी मानी भाई अपन ने, 2। देखो 2, संख्या कितनी, 2। एक सेकंड देखते हैं अपन, संख्या अपने पास में कितनी हो गई, 2 होगी। अब देखो नाम क्या दिया, नवीन स्वर दिया। नाम क्या दिया, नवीन स्वर। तो फिर थे कौन कौन से, तुमने कहा थे कौन कौन से, आई और औ, आई और औ, ये 2 नवीन स्वर थे जो कब जोड़े गए थे, अपभ्रंश के बाद हिंदी में जोड़े गए थे। और संख्या कितनी थी इनकी, 2। और आगे चर्चा करें, तुमने कहा नंबर 4 पर कि संस्कृत से ग्रहित, देखो संस्कृत से ग्रहित, ग्रहित, ग्रहित का मतलब क्या है, यहां पर लिया गया, लिया गया। कहीं से लिया गया था, ये संस्कृत से लिया गया था। देखो अब लिया गया था तो फाइनली कौन सा था, तुमने कहा कौन सा था, री था। कौन सा था, री। संख्या कितनी थी, तुमने कह दिया 1। संख्या कितनी थी इसकी, 1। लिया गया था ये री, ये देखो। अब इसे क्या कहा गया, ग्रहित कहा गया है, संस्कृत से ग्रहित। ग्रहित का मतलब क्या होता है, लिया गया, री। तो इसका मतलब 8, 2, 10 और 1 कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। 8, 2, 10 और 1 कितने हो गए टोटल, 11। तुमने क्या कहा, स्वरों की कुल संख्या भी कितनी आ रही है, 11 ही आ रही है। ये देखो ये अपने पास टोटल संख्या आ गई, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी आ गई अपने पास में, 11 आ गई। और संस्कृत से किसे लिया गया था, री को लिया गया था। तो फिर एक चीज तो ध्यान रखने वाली है, वो क्या, कि संस्कृत से लिया गया किसे, री को लिया गया, लेकिन ये संस्कृत से लिया गया है री। और बहुत सारे विद्वान इसे मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते, जिसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। किसके बारे में, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने तो माना ही नहीं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि ये हिंदी में विवादों में घिरा हुआ है। तो फिर एक प्रश्न और बनता है मेरे मित्रों कि हिंदी का एकमात्र ऐसा स्वर जो विवादास्पद स्वर कहलाता है वो कौन सा है, री है। तो हम क्या कह रहे हैं, 2 चीजें इसके बारे में कि ये री जो है ना, ये एक तो कहलाता है तत्सम स्वर कहलाता है, और एक क्या कहलाता है, विवादास्पद स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, विवादास्पद स्वर। देखो हमने क्या कहा, एक तो क्या है ये तत्सम स्वर है। कौन सा स्वर है, तत्सम स्वर। पहली चीज तो कौन सा स्वर, तत्सम स्वर। तत्सम क्यों है, क्योंकि कहां से लिया गया, संस्कृत से लिया गया। और दूसरा क्या है, विवादास्पद स्वर भी कहलाता है ये, विवादास्पद, विवादों में घिरा हुआ। तो इसके बारे में अपन ने 2 चीजें देखी है कि एक तो ये कौन सा स्वर है, तत्सम स्वर है, और दूसरा क्या है ये विवादास्पद स्वर भी कहलाता है। हमने क्या देखा अभी तक महत्वपूर्ण तथ्यों में, देखो महत्वपूर्ण तथ्यों में अपन ने ये देखा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तुमने कहा 10 है। फिर हमने कहा अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से, तुमने कहा अ, आ, ई, उ, ए और ओ। फिर हमने कहा अपभ्रंश के बाद हिंदी में जोड़े गए 2 नवीन स्वर, कौन कौन से, आई और औ थे।
फिर हमने कहा संस्कृत से गृहीत मतलब लिया गया, क्या लिया संस्कृत से, री को लिया। इसे किस नाम से जानते हैं, तत्सम स्वर के नाम से जानते हैं। और हमने कहा इसे हिंदी विवादास्पद स्वर भी कहा जाता है। लेकिन इन सबकी जब टोटलिंग करते हैं, ये 8, ये 2 और ये 1, तो 8 2 10 रे कितने हो जाते हैं, 11। और हमने कहा कुल स्वर जो है वो भी कितने माने गए, 11 माने गए हैं। तो यहाँ तक अपन ने आज क्या देखा, स्वरों के बारे में जानने की कोशिश की। और अपन अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसका जो पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले अपनी क्लास का, तो वहां से अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में मेरे दोस्तों, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, कि स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से भागों में किया गया है। हालांकि एक समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि स्वर 11 नहीं 13 है, सुना होगा आपने भी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि लोगों ने 13 क्यों बताए हैं, और 13 बता ही दिए हैं तो 2 कौन कौन से हैं, और यदि वो 2 कौन कौन से हैं ही सही तो फिर उनका खंडन कैसे करेंगे, और उन सबका खंडन करते हुए वापस 11 पर कैसे आएंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में। जहाँ तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और सर्दी का मौसम है ही सही, तो ठंड से बचाव के पूरे उपाय करें मेरे मित्रों, और मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।